गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं इंटे मन के तथा अस्थियां जो पहला अध्याय है। ये संबंधित है हमारी महान सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से। आज भाग 4 में जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ वो विषय हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। नगर योजना में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें भवन आते हैं, सड़कें आती हैं, गलियाँ आती हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आपसे पूछा जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय रहेगा वो होगा पतन के कारण। ये सभ्यता इतनी बड़ी थी और ये सभ्यता का विनाश जो है किस तरह से हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले लेते हैं नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना ये एक जो है काल्पनिक चित्र जो बनाया गया है, जो खुदाई में जिस तरह से मिला है उसके अनुमानित होकर ये चित्र जो बनाया गया है। इससे आप बिल्कुल ईजी होकर जो है वो समझ पाएंगे। आप देखेंगे ऊंचाई के ऊपर एक अलग ही तरह का जो है एक यहाँ पर जो अधिकारी थे या जो बड़े लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे ऊंचाई वाले स्थान के ऊपर, और ये जो है चार दीवारी के बीच में इनकी सुरक्षा के लिए, और इसी प्रकार से नीचे भी चार दीवारी के बीच में जो है वो आम लोगों के लिए जो है वो शहर बसाया गया है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर भी जो सड़कें हैं वो आपस में समकोण तौर पर जो है काट रही हैं और हर जगह जाने के लिए रास्ता है, हर घर तक जो है पहुँचने का रास्ता है, जैसे शहर बसाए जाते हैं। जब मैं तभी कहता हूँ कि चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दे, इसी तरह से चरवाहा जो है वो बनाए जाते थे उस समय। ये अलग बात है कि आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बहुत हेक्टेयर में जो है आज के शहर बसे हुए हैं, लेकिन उस समय के जो नगर थे वो छोटे जगह के ऊपर लेकिन तरीके से बसे हुए थे। ये अपने आप में अचंभित करने वाली जो है बात है। तो पढ़ लेते हैं। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो अनूठी जो बात थी वो था कि शहरी केंद्रों का विकास, और शहर भी कैसे एक वैज्ञानिक ढंग से बने हुए, योजना के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से बनाए हुए शहर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक विशेष बात है। तो इन्हीं मुख्य विशेषताएं एक एक करके हम जो वो पढ़ लेते हैं। पहले लेते हैं भवन। ये भी काल्पनिक चित्र बनाया गया, लेकिन इसी से आप समझ सकते हैं क्योंकि जो खुदाई में मिला है उसी के आधार पर ये चित्र जो है बनाए गए हैं। देखिए समझने के लिए लोग जो कुशल भवन निर्माता थे, हड़प्पा के लोग जो कैसे थे, कुशल भवन निर्माता थे। हड़प्पा की जब बात आती है तो केवल हड़प्पा नगर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सभी जो नगर हैं, चाहे वो चौहदड़ो हो भारतवर्ष में हो, चाहे वो पाकिस्तान में जो केंद्र मिले हैं, उन सब की बात हम कर रहे हैं। तो जो भवन थे वो कैसे हुआ करते थे, पक्की ईंटों के बने होते थे, और घरों की जो नींव थी वो काफ़ी गहरी खोदी जाती थी। एक तो सुरक्षा के लिए, घर की जो है एक मजबूती के लिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये शहर जो थे वो नदी घाटी में बसे हुए थे तो बाढ़ वगैरह आ जाए उस समय कहीं गिर ना जाए मकान, इसलिए जो है इनकी नींवें बिल्कुल जो है वो गहरी की जाती थी, जैसे आज भी किया जाता था। एक वैज्ञानिक तरीका था। खुले और हवादार घर होते थे इनके घरों में। देखिए खुले और हवादार, आज भी अगर आप जाएं किसी हिमाचल के शहरों में तो घर एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, जहाँ से हवा आने का मतलब ही नहीं है, एक दूसरे के साथ जो है सटे हुए मकान। तो उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। खुले और हवादार मकान, उनके घरों में बड़े बड़े दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थी और रोशनदान होते थे। घर की सभी खिड़कियाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घर की जो जितने भी खिड़कियाँ थी या दरवाजे होते थे वह सड़क की तरफ इमीडिएटली नहीं खुलते थे। अगर मान लेते ये सड़क है तो सड़क की तरफ दरवाजा नहीं होते थे जैसा कि आज की व्यवस्था स्थापित है, बल्कि कहाँ साथ वाले गली में जो है वो खुलते थे, ताकि जो है बीच में जो रास्ता है वो बरकरार बना रहे, लोग इसके ऊपर अपना अधिकार न कर ले। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जो है उस समय स्थापित थी। मकान दो तथा इससे भी अधिक, और इसका दूसरा कारण क्या था कि प्राइवेसी बने रहे, लोग सड़कों में आते जाते रहते हैं तो अपनी जो प्राइवेसी उसको भी बनाए रखें, इस तरह का जो है ये व्यवस्था था। रोशनदान जो है काफ़ी ऊपर रखे जाते थे, तो इस तरह से जो है ये प्राइवेसी के लिए जो है वो किया जाता था। मकान 2 और इससे अधिक मंजिलों के भी पाए गए हैं। जो अमीर लोग होते थे उनके मकान 2 या 3 मंजिलों के भी होते थे, और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, सीढ़ियों का प्रयोग जो किया जाता था। प्रत्येक मकान में खुला प्रांगण होता था, आंगन होता था, रसोई घर होता था, कुआं भी होता था और अपना स्नानागार भी होता था, बाथरूम भी होता था। जैसे आज मॉडर्न जो है वो शहर बसे, ठीक उसी प्रकार से ये भवन हुआ करते थे। ठीक है, तो भवनों के बारे में पूछा जाएगा तो इमीडिएटली आपने ये बातें लिखनी है। फिर आता है एक विशाल स्नानागार, जो है इमारत बड़ी मिली हुई वहाँ पर स्नानागार। तो ये स्नानागार कैसे था, मोहजोड़ो से प्राप्त हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह किसी एक ही शहर में मिला है, वो है मोहजोड़ो शहर, और इस शहर में आज से 5000 वर्ष पूर्व इस प्रकार की चीज़ बनाया जाना और बड़े तरीके से बनाया जाना, ये अपने आप में एक जो है अचंभित करने वाली बात है। ये जो बाहर से स्नानागार, जो बाहर से इसकी जो लंबाई थी वो थी 180 फुट, और जो चौड़ाई है वो 108 फुट, जो बाहर से, ठीक है, पूरा जो स्नानागार बनाया गया है, जिसमें इसके कमरे भी आएंगे और जो स्ट्रक्चर जो स्नानागार का बना है वो सारी तरह, उसमें नालियाँ भी स्थापित है, कुआं भी स्थापित है। तो इस तरह से 180 बाई 108 फुट। फिर जो पानी वाला हिस्सा था उसकी लंबाई थी 39 फुट, चौड़ाई है 23 फुट, इस तरह से ये 23 फुट है, और गहरा जो है वो 8 फुट है। ठीक है, गहराई कितनी है, 8 फुट है। तो इस तरह से ये 29, 39, 23 और 8, ये सारे के सारे आपको याद रखना पड़ेंगे, तभी आपके नंबर जो है वो आएंगे। इस तालाब के निकट जो है वो कुआं बना हुआ था जहाँ से पानी आता था तालाब में, और उसके बाद इसी तालाब का जो गंदा पानी होता था उसे नालियों द्वारा जो है बाहर निकाल लिया जाता था। तो इस प्रकार से निकासी की व्यवस्था स्थापित थी।
फिर तालाब में नीचे उतरने के लिए देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए थे, तो इससे अनुमान लगाते थे कि विशेष अवसरों पर लोग जब स्नान करने के लिए आते थे, खासकर स्त्रियाँ उनके कपड़े बदलने के लिए या नहाने के लिए, कुछ भी इस तरह की व्यवस्था जो है वो स्थापित थी। और इस स्नानागार के आसपास हो गया, समझा जाता है कि लोग यहाँ धार्मिक आयोजन पर स्नान करने के लिए आते होंगे। तो यह है विशाल स्नानागार के बारे में। फिर आता है अन्य भवन। इसके अलावा भी अन्य भवन मिले हैं। अन्य भवनों की बात करें तो जो सबसे पहले अनाज जहाँ रखा जाता था, भंडार जहाँ किया जाता था, ये उसी का एक चित्र जो है चौंदड़ो से लिया गया है। कहाँ कहाँ से मिले हैं देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जो बड़े शहर थे वो उन शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित थी, जबकि ये सभी में थी, लेकिन जो बड़े जो मिले हैं वो इन जगह से मिले हैं। फिर इसके अलावा सराय और विश्राम गृह भी मिले हैं, जहाँ पर जो व्यापारी वर्ग था या जो बाहर से लोग घूमने के लिए आते थे उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था की जाती थी। तो ये अन्य भवनों में आता है। फिर उसके बाद नालियों की व्यवस्था देखिए, हड़प्पा जो शहर था वो बहुत सुंदर ढंग से बसा हुआ शहर था वैज्ञानिक तरीके से, और उसी तरह से नियोजित जल निकास प्रणाली की व्यवस्था स्थापित थी। नियोजित जल निकास प्रणाली जो आज भी शहरों में देखने को नहीं मिलती है। बारिश होती है और पता लगता है कि नालियों की क्या व्यवस्था है, पानी हर जगह खड़ा हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने जो निकासी थी प्रणाली थी उसको बड़े वैज्ञानिक तरीके से जो है वो किया हुआ था। कैसे? घरों की जो नालियाँ थी वो गली की बड़ी जो नालियाँ होती उसमें जाकर गिरती थी। घरों की जो छोटी नालियाँ कहाँ, जो गली से नाली जाती थी बड़ी, उसमें गिरती थी, और जो गली की जो नाली थी वो शहर के बाहर किसी बड़े नाले में जाकर गिर जाती थी, और इस प्रकार से पूरा शहर जो है साफ रहता था। इसके अलावा ये जो नालियाँ थी इनको ढक के रखा जाता, ईंटों से ढक कर रखा जाता था, ताकि इसके ऊपर कूड़ा करकट न पड़े और ये बंद ना हो जाए, और ख़ास मौके के ऊपर इनको खोला भी जा सके, इसलिए इनको ईंटों से ढका भी जाता था। फिर इस व्यवस्था से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कैसे थे, सफाई पसंद लोग थे, बहुत सफाई में रहने वाले व्यक्ति थे। पांचवा है सड़कें। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो सड़कों के निर्माण की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर जो है मैंने एक चित्र बताया गया है, इनकी जो चौड़ाई हुआ करती थी वो 13 से 34 फुट, याद रखना 13 से 34 फुट की चौड़ाई इनकी सड़कों की देखी गई है। और वो इसलिए ताकि जो बैलगाड़ियाँ हैं वो एक दूसरे को जो है वो आसानी से आर पार जो हो सके। सड़कें इस ढंग से बनाई जाती थी कि जो गंदगी पड़ी है वो वायु के कारण अपने आप साफ़ हो जाए। समकोण के ऊपर काटने का ये एक सबसे बड़ा जो है वैज्ञानिक तरीका था कि जब कभी भी हवा चलती थी तो उस हवा के कारण जो गंदगी पड़ी होती थी वो अपने आप साफ़ हो जाती थी। तो ये इसलिए सीधी जो सड़कें समकोण पर काटती थी, ये भी कारण है। फिर इसके अलावा इन सड़कों के ऊपर रात को चलने के लिए जो रोशनी की व्यवस्था भी स्थापित थी। तो इस प्रकार रोशनी किस तरह से की जाती थी, वो कोई चीज़ जो जलाकर, जिसे मिसाल कहते हैं, मिसालें जो है वो लगाई जाती थी। तो इस प्रकार से ये शहर स्थापित थे सड़कों के बारे में। फिर अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हुआ था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। देखिए ये बहुत बड़ी सभ्यता थी, विद्वानों में आज भी इसके पतन को लेकर जो है वो आपस में मतभेद है। जब तक इस सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको सफल नहीं हुए, तब तक इसके पतन के बारे में जानना जो है निश्चित तौर पर जो है वो हम सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यह सभ्यता माना जाता है कि 1200 ईसा पूर्व के लगभग जो है लुप्त हो गई थी। 1200 ईसा पूर्व मतलब आर्यों के आने से पहले ये सभ्यता खत्म हो गई। तो इस सभ्यता के जो पतन के कारण है वो एक एक करके जो हम कर लेते हैं। सबसे पहले आर्यों के आक्रमण, क्योंकि मैंने कहा आर्यों के आने के आगमन जैसे होता है वैसे इस सभ्यता का विनाश हो जाता है। तो इसलिए मानते हैं इतिहासकार सबसे पहले कि कहीं ना कहीं संभवतः आर्यों के आक्रमण के कारण ही इस सभ्यता का विनाश हो गया। क्योंकि ऋग्वेद में जो वेद लिखा गया है, सबसे पहला वेद, इस वेद में प्रमाण मिलता है कि आर्य अपने प्रमुख देवता, जो उनका प्रमुख देवता जिनका नाम था इंद्र, उनसे शत्रुओं के दुर्ग को नष्ट करने की प्रार्थना वो करते हैं, पूजा करते हैं कि शत्रुओं का जो दुर्ग है, तभी हमने पढ़ा है क्योंकि इनके चारों तरफ क्या बने होते थे, दुर्ग बनाए जाते, दीवारें बनाई जाती सुरक्षा के लिए। तो उसको नष्ट करने के लिए ये जो है अपने इंद्र देवता की जो है वो आराधना करते हैं, और इंद्र द्वारा इनको नष्ट किए गए अनेक दुर्गों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुखतः नाम आता है हरि यूपिया। और हरि यूपिया जो है वो इसकी पहचान कैसे की गई है, जो बड़ा नगर था हड़प्पा नगर, इसको जो है वो हरि यूपिया जो है कहा गया है। तो इस तौर पर जो है ये पहचान की गई। तो इस तरह से मानते हैं जो विद्वान है वो तर्क देते हैं कि पहला जो सबसे बड़ा जो कारण है वो आर्यों के आक्रमण होने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विनाश हुआ। ठीक, अब दूसरा जो कारण है वो है बाढ़, क्योंकि जिसमें M.R. साहनी और जॉर्ज डेल्स तथा अन्य इतिहासकारों का मत है, ये मानते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ थी उनके आसपास जो ये जो सभ्यता थी फली फूली या बसी हुई थी। अतः इन नदियों में कभी जो भयंकर बाढ़ आई होगी और इस बाढ़ के कारण अंततः जो है इन सभ्यताओं का जो है विनाश हुआ। भूवैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण ने यह सिद्ध किया है कि मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, हड़प्पा और लोथल, याद रखना 4, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये सारी की सारी जो सभ्यता थी ये इनके विनाश होने का कारण जो क्या था, बाढ़ था। अगर आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ें, देखिए 7 परतें मिली हैं, 7 परतों मतलब 7 बार ये
शहर उजड़ गया, इसके कारण बाढ़ आई और एक तरफ से जो है पूरा शहर जो तबाह हो गया। फिर दूसरी परत आई, उसके ऊपर जो है परत का मतलब हुआ जो मिट्टी आके बैठ जाना उसके ऊपर, और इस तरह खत्म हो गया। फिर उसके ऊपर ही दूसरा शहर बसा, तीसरा बसा, चौथा बसा, 7 परतें, इसी तरह चौहंडोर की 2 परतें मिली हैं। तो ये अनुमान जो इतिहासकार द्वारा लगाया जाता है, खासकर एम आर साहनी और जॉर्ज चार्ल्स के द्वारा, कि इन 4 शहरों का विनाश किसके कारण हुआ? बाढ़ के कारण। फिर तीसरा जो मत है वो है भूकंप। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश यहाँ आए विस्तृत पैमाने पर भूकंप आया होगा और इसके कारण जो इन शहरों का नामो निशान मिट गया। अनेक इसके कारण क्या, भूकंपों के कारण, और क्या कि जो नदी मार्ग थे वो बदल गए और अतः अनेक बस्तियां जो वहाँ से उजड़ गई, क्योंकि पानी नहीं रहा, वहाँ पर उर्वरकता खत्म हो गई ज़मीन की, तो इस कारण जो है अब वो लोग वहाँ से विस्थापित हो गए, उजड़ गए। तो ये भूकंप का भी तीसरा कारण जो माना जाता है। चौथा है अग्नि। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश भीषण अग्निकांड के कारण हुआ, क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पर भवनों में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था और बलूचिस्तान में अनेक स्थलों पर पाई गई राख के अवशेष से ही इस पर संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं इस सभ्यता का विनाश अग्नि भी रही होगी। लेकिन ये संभवतः नहीं है कि सभी जगह, लेकिन कुछ एक जगह के ऊपर जो है अग्नि के कारण भी जो है वो खत्म हुई सभ्यता। तो उनका कथन है कि कुछ स्थलों की क्षति अग्नि के कारण थी। फिर पांचवा आता है पर्यावरणीय असंतुलन। देखिए आज भी पर्यावरण के संबंध में असंतुलन की बातें जो है वैज्ञानिकों द्वारा लगातार कही जा रही हैं, और इसके कारण क्या है कि अनसीजनली जो है या सीज़न आता है तो वो इतना क्रूर तौर पर आता है। अगर बरसात आती है तो इतनी क्रूर हो जाती है कि शहरों को तबाह कर रही है, घरों को तबाह कर रही है। तो ये किसके कारण है? पर्यावरणीय असंतुलन के कारण। जॉन मार्शल और अन्य विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश मुख्य तौर पर पर्यावरणीय असंतुलन के कारण हुआ। आरंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वर्षा होती थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जंगल पाए जाते थे, लेकिन भवनों और ईंटों को पकाने के लिए बहुत सारे जंगलों को काटा गया, और जिस कारण जलवायु में परिवर्तन आया और भूमि बंजर बन गई और इससे अकाल पड़ने लगा, और इस कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। जैसे कि अब भी माना जाता है कि पृथ्वी अब जो है विनाश की तरफ जो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर दिया है, और इस असंतुलन के कारण जो है हर कहीं कुछ न कुछ इस तरह से घटित हो रही है, प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं, और इस कारण बड़े पैमाने पर जो है लोग जो है वो विस्थापित हो रहे हैं। तो ये एक तरह से जो है आज भी देखने को मिलता है। तो ये मानते हैं वैज्ञानिक कि ऐसा भी उस समय हुआ होगा, बाढ़ें आई तो पर्यावरणीय असंतुलन के कारण। फिर छठा था महामारी। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ किसी महामारी, उस समय प्लेग और मलेरिया 2 सबसे बड़ी जो है वो महामारियाँ हुआ करती थी। अगर आपने कभी दादा या जो परदादा जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है उनको आपने पूछना कि वो कितने भाई बहन थे, अधिकतर भाई बहन जो मर गए थे किसके कारण? प्लेग या मलेरिया के कारण। तो उस समय भी माना जाता है कि इन बीमारियों के कारण, क्योंकि इलाज नहीं होता था और इस कारण बड़े संख्या में लोग जो मारे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि आज कोरोना जो है वो पूरे विश्व में जो है वो फैला हुआ है और बहुत सारे लाखों में लोग जो है मर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी हज़ारों लोग हर दिन मर रहे हैं। सोचिए आप कि इसी प्रकार की व्यवस्था उस समय रही होगी, क्योंकि उसका इलाज उनके पास नहीं था और लोग जो है वो मर गए इसी तरह से इन बीमारियों के कारण, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। तो इस कारण जो है ये महामारियां भी जो है कहीं ना कहीं जो है उस समय रही होंगी, ये मानते हैं विद्वान। ये 6ठे नंबर पर आता है। 7वां आता है बढ़ती जनसंख्या। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ वो तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हुआ, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उनकी जो इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या था? पर्यावरणीय संतुलन भी हुआ, ज़्यादा कईयों का जो है जंगल काट दिए गए और वहाँ पर जो बंजर बन गई ज़मीन। इस प्रकार जो है बढ़ती जनसंख्या भी इन्होंने कहा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण क्या हुआ? प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों में काफ़ी कमी आ रही है, इसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। फिर 8वां आता है व्यापार में गिरावट। ये भी देते हैं R.S. शर्मा कहते हैं, और कुछ अन्य विद्वान भी कहते हैं कि विदेशी व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बना। इस गिरावट के 2 कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, कृषि तथा उद्योग धंधों में उत्पादन में कमी, तथा दूसरा 1700 ईसा पूर्व के आसपास उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता आई और इसके साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे, उससे भी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ये देखने को मिलता है कि जब अगर हम अभी इसी दशक की बात करें, अमेरिका में भारी जो है गिरावट हुई और आर्थिक जो उद्योग धंधे थे बहुत सारी जगहों के ऊपर वो चौपट हो गए, और इस कारण क्या हुआ? उस जगह के ऊपर इनकम के सोर्सेज खत्म हो गए और इस कारण बहुत सारी ऐसी जगहें थी जो खाली पड़ गए, सुनसान पड़ गए सारे के सारे शहर। तो ऐसा ही जो है एग्जाम्पल देते हैं R.S. शर्मा कि कहीं ना कहीं जब आदमी के पास काम करने के लिए, क्योंकि ये शहरी व्यवस्थाएं थी, नगर थे, और नगरों का अस्तित्व क्या होता है? अपने आप में वो जीवित नहीं होते हैं, वो उनको जीवित किया जाता है गाँव के द्वारा, जहाँ पर ये चीज़ें जो उत्पन्न होती, खाने के लिए अनाज चाहिए, शहरों में नहीं होता है, ये बाहर से आता है। तो जो चीज़ें बाहर से आती थी वो आना बंद होगी, तो इस कारण ये जो शहर थे तबाह हो गए, इनका पतन हो गया। ये बोलते हैं R.S. शर्मा। निष्कर्ष, अध्ययन से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। ये बोलें कि हर जगह आगजनी थी, ऐसा नहीं था, या हर जगह जो है वो नदियों के कारण ही तबाही हुई, ऐसा नहीं था। अब हर जगह जो अलग अलग जगह के ऊपर जो कारण रहे होंगे वो अलग अलग रहे होंगे। वास्तव में इस सभ्यता के विनाश के लिए प्रकृति तथा मनुष्य दोनों ही उत्तरदायी रहे हैं। प्रकृति भी
बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, कोई भी प्रकृति विनाश रहा होगा, ये भी रहा होगा, और मनुष्य जिसमें हम बात करते हैं आर्यों का आक्रमण, तो आर्यों का आक्रमण के कारण भी ये सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो ये इसका निष्कर्ष निकलता है। तो इसी में हमारे से क्वेश्चन जो बड़े पूछे जा सकते हैं वो है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए जिसमें सभी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, और इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तुम अपने जहन में अपनी ऊंचाइयों को मापो। आपको लगता है कि मैं सही दिशा में अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आपका अंतर्मन ही आपसे कह देगा आप सही हैं। अगर आप अंतर्मन गलत बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। तो इसके आधार पर अपने जीवन को जियोगे तो बहुत लंबा सफ़र करोगे और बहुत अच्छे लोगों के साथ जो है वो बने रहोगे। इसी आशा के साथ कि आपने आज भी मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।